बोस्तान साहब, ज़ाहिर है 2 दिन में 17 रुपये गिरा। आज आप जो एक्सचेंज कंपनी है 307 रुपये तक वो खरीदारी करती नजर आई, यानी कि तकरीबन इंटरबैंक और ओपन मार्केट बराबर हो गया था। क्या ये वाकई जो क्रैकडाउन शुरू हुआ है उसके दबाव का ही नतीजा है? बिल्कुल उसी दबाव का नतीजा है। और मैंने आपके परसों प्रोग्राम में भी ये बात बताई थी कि हमने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये दरख्वास्त की थी कि जितनी भी हवाला और ब्लैक मार्केट में वो एक्सचेंज कंपनी के बाहर खड़े होकर हमारे कस्टमर को घेर के ले जाते हैं और उसको हाई रेट करके उनसे करेंसी आउट ऑफ बुक ले लेते हैं, फिर स्मगलिंग करते हैं। इनके खिलाफ एक्शन लिए जाए और उन्होंने बड़ी मेहरबानी की, उन्हें टास्क फोर्स बनाई और परसों से ये टास्क फोर्स अपना वर्क कर रही है, रखी भी कर रही है, कुछ लोगों को पकड़ा भी है, बड़े बड़े मगरमच्छों को। और ये मैं समझता हूँ परमानेंट जानी चाहिए आसिम मुनीर साहब को ये फैसला। और उन्होंने देखो, मैं पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ में पहले जितने भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए वो बैक फुट पे खेलते थे, पीछे रह के खेलते थे, लेकिन इन्होंने क्रीज से बाहर आके खेलना शुरू किया। तमाम ताजर बरादरी के साथ मुलाकात की और उनके मसाइल सुने और उनको जो भी चीज़ें हैं उनको हल करने की यकीनदानी दिलाई। और इसी तरह फिल्ट्रेशन कोर्स उनको बनाई है। सारी चीज़ें उम्मीद की एक दुनिया जो ना उम्मीद थी और मायूसी फैले रही थी वो उम्मीद में मगर बोस्तान साहब, जो स्टेट बैंक ने आज कदम उठाया है फ्रेंचाइज के हवाले से, बी कैटेगरी की तो एक्सचेंज कंपनीज खत्म ही हो जाएंगी, 20 करोड़ से 50 करोड़ कैपिटल कर दिया है। अगर वो बाकायदा एक्सचेंज कंपनीज बनना चाहती हैं तो खत्म तो ठीक है, वरना उनका लाइसेंस मनसूख हो जाएगा। बी कैटेगरी अब अलाउड नहीं होगी, या तो मर्ज करें एग्जिस्टिंग कंपनीज के साथ या अपने ऑपरेशन सेल करें या फिर बाकायदा एक्सचेंज कंपनी बनाइए। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, पूरी दुनिया में हो रहा है। अब दुबई में थी उसी तरह उनकी 170 कंपनियों से 65 कंपनियां रह गई हैं। और हमारे बैंक भी देखें ना, पहले कितने बैंक थे, अब चंद बैंक रह गए, मर्ज हो गए। और कैपिटल बढ़ाने का ये फायदा है कि जो भी कैपिटल उसको पता है मैं इतना हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, गलत काम करूंगा तो मुझे बड़ी सजा मिलेगी और पेनल्टी लगेगी, क्योंकि बी कैटेगरी का कैपिटल बहुत ही कम था। तो उसको देख 2.5 करोड़ का टोटल कैपिटल था, अब उसको जो है 50 करोड़ पे ले जाने के लिए उसको पूरे एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा। तो ये अच्छी चीज़ है, पूरी दुनिया में ये हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। तो ये सिर्फ पाकिस्तान के कंप्लाइंस और AML का लाभ बेहतर होगा। और लोगों को जो कंप्लेनें बी कैटेगरी कंप्लेनें भी बहुत आ रही थी, ये ज़्यादा इनमें ज़्यादातर लोग जो आउट ऑफ बुक काम करते हैं, उसकी वजह से सारी सेक्टर बदनाम हो रहा था। तो ये उनके लिए मौका दिए गए, अगर वो अपने आप को मर्ज कर लें या फिर किसी को बेच दें अपना सेटअप। तो इससे ये हो कि फ्रेंचाइजिंग को भी यही कहा है कि वो भी अपना सेटअप बेच दें और या मर्ज कर दें। तो ये से मैं समझता हूँ एक्सचेंज कंपनी का जो रोल है वो बढ़ जाएगा और पब्लिक को अच्छी सहूलतें मिलेगी। और मैं जो इस वक्त और खुरम शहजाद साहब, आपका शबरज़ैदी साहब हो, उनका तो ये मुतालबा था कि एक्सचेंज कंपनीज को बंद ही कर देना चाहिए। सारी जो रुपए की मैनिपुलेशन है, डॉलर की मैनिपुलेशन है, करेंसी मैनिपुलेशन है, उसकी एक्सचेंज कंपनी जिम्मेदार हैं, बैंक्स के जरिए काम किया जाए, ये सारा मामला हो। बट स्टेट बैंक ने जो कदम उठाया उसमें बी कैटेगरी और फ्रेंचाइज उनको ख़त्म करने की बात की गई है। ये दुरुस्त कदम है? देखो जी, ये मैं समझता हूँ बोस्तान साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। खुरम शहजाद साहब से मैंने सवाल किया, मैं आपकी तरफ आता हूँ उनका जवाब लेके। जी खुरम शहजाद साहब। जी बहुत शुक्रिया शाहजेब। देखिए बिल्कुल ये एक वो कहते हैं ना स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये बिल्कुल ठीक स्टेप लिया गया है और इससे जैसे बोस्तान साहब ने भी कहा कंसोलिडेशन बहुत बेहतर है। और एक और चीज़ मैं ऐड करूंगा शाहजेब, इसमें एक और एस्पेक्ट है जो स्टेट बैंक ने पॉइंट आउट किया है, वो ये कि बैंक्स को इस बिज़नेस में आना चाहिए। बैंक्स को अपने रिटेल ब्रांचेस के थ्रू या अपनी जो है वो इसमें 100% ओन सब्सिडरीज जो है बना के जो है वो एक्सचेंज कंपनीज लॉन्च करनी चाहिए। इसमें आप देखें स्टेट बैंक ये जो है इस तरह की अगर चीज़ करता है तो ये बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। उसके दो चार पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। एक तो देखें बड़ी बात ये है कि जो टोटल बैंकिंग सिस्टम है हमारा, ये जितने नंबर ऑफ बैंक्स हैं इनकी टोटल ब्रांच नेटवर्क देखें 16,000 ब्रांचेस हैं तकरीबन, और तकरीबन 15,000 ब्रांचेस तो मेन जो बड़े बैंक्स हैं इनकी हैं और तकरीबन कोई 1,300 ब्रांचेस तो माइक्रो फाइनेंस बैंक्स की हैं। तो उनके पास तो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑलरेडी जो है उनके पास सिस्टम्स हैं, ऑलरेडी टेक्नोलॉजी है, ऑलरेडी वो जो है वो कम्पीट कर रहे हैं आपस में। तो क्यों ना ये बिजनेस वहाँ पर ट्रांसफर हो, वो इसको देखें। हम देखें FATF की जो है वो चुंबल से निकले हैं, ग्रे जो है लिस्ट से निकल के FATF के व्हाइट लिस्ट में आ गए हैं। तो यहाँ बहुत ज़रूरी है कि हम एक तरफ कंसोलिडेशन करें जिसमें जो रिस्पॉन्सिबल, क्रेडिबल और वेल कैपिटलाइज्ड जो एक्सचेंज कंपनीज हैं, बड़े नाम है, अच्छे नाम है, वो आके इस बिजनेस को देखें पहले स्टेप में। पहले प्राइमरीली तो देखें, आइडियली ये है कि बैंक चलाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। हर तरह से जो है वो फॉर्मल चीज़ होनी चाहिए, रेगुलेटेड होनी चाहिए। लेकिन अगर कुछ प्लेयर्स होते हैं और अच्छे कंपटीशन होता है उनके दरमियान, तो ये ज्यादा बेहतर होगा बनिस्बत इसके कि बहुत ज्यादा वैल्यूड। यानी आप अभी भी ये कह रहे हैं कि बेहतर है कि बैंक्स के जरिए ही ये मामला हो बजाय इसके कि एक्सचेंज कंपनीज के जरिए हो। आप अभी भी इस राय पर कायम है?
एब्सोल्युटली, उसकी वजह यह है कि देखें, जैसे मैंने कहा कि ब्रांच नेटवर्क है, आप एफएटीएफ के व्हाइट लिस्ट में हैं, आपके पास वेल रेगुलेटेड जो है वो एक बैंकिंग सेक्टर है, आपकी रोज की ऑलमोस्ट हर ट्रांजैक्शन जो है वो रिपोर्ट होती है स्टेट बैंक को रेगुलेट करना आसान होगा। उसके साथ आप ये देखें, जो भी कस्टमर आता है वो चेक के थ्रू पे कर सकता है और सीधा अकाउंट में उसके जो है वो करेंसी जा सकती है और अकाउंट से वो बाहर भी ट्रांसफर कर सकता है। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स भी हुई हैं, बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं और आपकी कैश इकोनॉमी कम हो सकती है, आपकी फॉर्मल इकोनॉमी बढ़ सकती है। तो मेरे कहने का मतलब जी बोस्तान साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा, मगर मैं मेहताब हैदर साहब का से एक पॉइंट ले लूं कि मेहताब साहब, इस्लामाबाद में एग्जैक्टली क्या हो रहा है? बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं कि हर किस्म की स्मगलिंग पर क्रैकडाउन होगा, चीनी के ऊपर क्या भी है, करेंसी इंप्रूव कर रही है। क्या कोई वाकई मुस्तकिल नोयत के फैसले किए गए जो आर्जी नहीं साबित होंगे और वाकई एक बाकायदा क्रैकडाउन होगा? देखिए, ये इंटरवेंशंस जो हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो मेजर्स लिए जा रहे हैं, और आर्मी चीफ ने आपको पता है कि जो बिजनेसमैन से मुलाकात की उसमें भी इस चीज़ का उन्होंने इंदिया दिया था और उसके मुताबिक ये है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब तक ये डॉलर्स के मामले में, तो जब तक हम अपने फंडामेंटल्स को ठीक नहीं करेंगे, और वो फंडामेंटल्स क्या हैं? फंडामेंटल्स ये हैं सर कि हम डॉलर इनफ्लोज को बेहतर करें। अब डॉलर इनफ्लोज को बेहतर करने के हवाले से ये जो ग्रे मार्केट और इंटरबैंक मार्केट के अंदर ये डिफरेंस कम हो रहा है, इससे रेमिटेंसेस इम्प्रूव होंगी। लेकिन उसके साथ साथ एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की तरफ और इंपोर्ट्स की जो रिस्ट्रिक्शंस की दोबारा से बात हो रही है, इन तमाम चीज़ों पे एक हॉलिस्टिक और एक कम्प्रिहेंसिव जो है वो स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। और अभी तक ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, मैं बिल्कुल कहता हूँ कि आर्मी की सरपरस्ती में ये सारे लिए जा रहे हैं, कस्टम्स के लोग भी इसके अंदर शामिल हैं, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज भी शामिल हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो इकोनॉमिक टीम का ओवरऑल विजन है वो मैं समझता हूं अभी तक लैकिंग है। मैं आपको बताऊं, कल एक CDWP की मीटिंग हो रही है, उसमें डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन का एक प्रोग्राम है ADB का, $300 मिलियन की उसकी एक रिक्वायरमेंट है कि वो अप्रूव किया जाए। कल वो अप्रूव होने तो जा रहा है, इसी तरह वर्ल्ड बैंक का। लेकिन इसके साथ साथ एक ओवरऑल एक फ्रेमवर्क और एक मार्केट्स के अंदर जो अनसर्टेनिटी है उसको दूर करने के लिए जो फाइनेंस टीम है ये भी सामने आए और ये भी बताए कि हमारे अगले 3 से 6 माह में कितने डॉलर इनफ्लोज आने हैं। वो फंडामेंटल्स भी ठीक हों, फिर ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी ठीक हों, फिर बात आगे बनेगी। जहाँ तक आप चीनी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये ठीक एक कदम उठाया जा रहा है, चूँकि मार्केट में चीनी अवेलेबल है लेकिन स्मगल आउट हो रही है, और स्मगल आउट होने के अंदर कस्टम्स के साथ साथ बाकी जितनी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सब इन सब के ऊपर क्रैकडाउन करें, होर्डिंग के ऊपर क्रैकडाउन करें, ताकि इफेक्टिवली जो चीनी की कीमत है उसको कम किया जा सके। और बोस्तान साहब, अब ज़ाहिर ये जो मुतालबा है, ये खुर्रमशद साहब भी कह रहे हैं कि ज़्यादा बेहतर ये है कि कमर्शियल बैंक्स के ज़रिए ही काम हो। एक्सचेंज कंपनीज भी ज़ाहिर चेक के ज़रिए भी काम करती हैं, मगर एक दूसरी बुक भी चलाती हैं जिसमें बगैर शनाख्ती कार्ड के, बगैर टिकट के, बगैर पासपोर्ट के, ज़्यादा रेट पर, डबल रेट पर वो दे देती हैं, डॉलर्स दस्तयाब होते हैं, डबल बुक्स चलाती हैं, ग्रे मार्केट चलाती हैं। कमर्शियल बैंक्स हो, प्रॉपर फॉर्मल हो, स्टेट बैंक की सुपरविजन में हो, वो ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि एक्सचेंज कंपनीज के ज़रिए ही आगे बढ़ा जाए। नहीं खुर्रम साहब, ये नहीं कह रहे कि सारे ही बनोगे, अच्छी कंपनियों को रहने दिया जाए और जो ऐसी तरह गंदे अंडे उनको फेंक दिया जाए। तो ये सही कह रहे हैं, हम भी यही कहते हैं कि एक कैटेगरी जो है उनको जो है अच्छी रेपुटेशन है, उनको अच्छी सहूलतें दी जाए और आवाम की खिदमत करें। जो बैंकों की बात है उनका, क्योंकि मैं आपको बताऊँ इस वक्त 31 बैंकें कमर्शियल और उनकी 16,000 ब्रांचें हैं। वो मुल्क में सालाना जो है तकरीबन 1,25,000 माहाना डॉलर लेके आ रहे हैं। मैं ये आप बड़ा आम सवाल बता रहा हूँ। 31 बैंक है, 16,000 उनकी लोकेशन है और 1,25,000 डॉलर वर्कर रेमिटेंस लेके आ रहे हैं। जबकि एक्सचेंज कंपनियां टोटल 26 हैं और उनकी 1200 ब्रांचें हैं और वो तकरीबन 4,16,000 जो है माना वर्कर रेमिटेंस लेके आ रही हैं और 6 अरब डॉलर साल का एक्सचेंज कंपनियां लेके आ रही हैं। और एक्सचेंज कंपनी ने पिछले 12 साल में 50 अरब डॉलर मुल्क में लेके आई हैं और उसमें से 31 अरब डॉलर जो है गवर्नमेंट पाकिस्तान को कमर्शियल बैंकों के जरिए दिया और बाकी आवाम को दिया।
एक्सचेंज में बड़ा रोल है। और मैं समझता हूँ एक और बात जो कि बड़ी ज़रूरी है लोगों के नॉलेज में हो, मैंने आला हुकाम को भी ये चीज़ बताई है, 1993 से पहले तमाम जो कारोबार था और वो सब का सब कमर्शियल बैंकों के पास था और सिर्फ $2 अरब की वर्कर रेमिटेंस आती थी, आप चेक भी कर लें। और ये जितने भी बैंक थे ये सारे का सारा जो करेंसी काउंटरों पे आती थी तो वो सारी की सारी बेच देते थे ब्लैक मार्केट में। तो ये तो ऑलरेडी आजमाए हुए लोग हैं। जब से एक्सचेंज कंपनी आई हैं आपकी वर्कर रेमिटेंस $30 अरब तक चली गई है।